जैसे हम ठीक है लोगों ने सर। लास्ट क्लास में ये सब चीजें डिस्कस कर ली थी, तो आज हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास जो सबसे बेसिक पार्ट है इस चीज का डिस्कशन करेंगे। वैसे पहले हम लोग इसका बिल्कुल जो टेक्निकल लैंग्वेज है, मतलब कि आपके स्कूल में अगर पूछा जाता है व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, तो वो जो टेक्निकल लैंग्वेज आपको यूज करना है हम लोग उस चीज को डिफाइन करेंगे पहले। लेकिन उसका ओके सिंपल सर। या जनरल मीनिंग क्या होता है उस चीज को हम लोग अभी क्लास के आगे डिस्कस करेंगे। अपना माइक्रोफोन ऑफ रखें, यस सर, नो सर, ओके सर करने की जरूरत नहीं क्लास में, दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो अपना ऑडियो अनम्यूट करके डाउट पूछे ताकि क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, चलो ध्यान दो। जैसे जब हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं, मतलब हम लोग एटॉमिक मास वाले पार्ट को किसी दूसरे वाले एलिमेंट के पार्ट से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट इस टाइप का कंसिडरेशन लिया गया था कि जैसे हम लोग जब भी कभी रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं तो उस केस में हम लोग हमेशा एक एटम के मास को किसी दूसरे एटम के मास से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। बट डिवीजन करने के टाइम पे हम लोग कुछ पार्टिकुलर कंसिडरेशंस का भी ध्यान रखते हैं। वो कंसिडरेशंस क्या क्या होते हैं उस चीज को हम लोग अभी डिस्कशन में यूज करेंगे। विशेष अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, आपको वीडियो की जरूरत नहीं, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर रहे। ठीक है, तो जब हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम लोग एक पार्टिकुलर एलिमेंट के एटम के मास को किसी दूसरे रेफरेंस एलिमेंट के मास से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग उसके डेफिनेशन वाले पार्ट पे आते हैं पहले। रिलेटिव एटॉमिक मास इज द रेशियो या फिर इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम, और इसको नोट करते चले जाएं। इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन atom of any element with respect to 1/12 the mass of one atom of carbon 12 isotope. It is the ratio of mass of one atom of any element with respect to 1/12 the mass of one atom of carbon 12 isotope, जिसको हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी आराम से लिखते हुए काम कर सकते थे। जैसे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में RAM is equal to mass of one atom of any element, सेम चीज है, बस उसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में रख रहे हैं, डिवाइडेड बाई 1/12 into mass of one atom of carbon 12 isotope। ये तो बहुत ही मैथमेटिकल टाइप का टर्म है जो हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं, बट इतना मैथमेटिकल हम लोग केवल स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए बात करेंगे। अगर आपके स्कूल में डेफिनेशन पूछेगा व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो हम लोग इसको इस तरीके से नहीं समझेंगे, हम लोग इसे दूसरे फॉर्मेट में बात कर रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको समझने का, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था बेसिकली। चलो ध्यान दो, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस किया था, सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, कहाँ गए? हेलो सर कहाँ आवाज गए? नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। अरे कनेक्शन नहीं है। सर कांट हियर योर वॉइस। सेटिंग अपडेट किया क्लास का घंटा। हेलो सर कांट हियर योर वॉइस सर।
हेलो सर। नेटवर्क कनेक्शन नॉट प्रॉपर। आवाज नहीं सुनने पा रहे हैं। Sir, are you there? Hello. बात तेरी प्लीज सर, कुछ तो बोलिए। अरे वेट, सर आएंगे तो बोलेंगे ही कुछ। क्या संप्रति है क्या भाई? सर आएंगे कब? अरे आज बारिश भी नहीं हो रहा यार। वो सही बात है। सर गायब हो गए। नेटवर्क प्रॉब्लम। सर की तरफ से हो रहा है कि हम लोग की तरफ से? सर की तरफ से। सर की तरफ से। सर हाँ हेलो, कनेक्टेड है। हाँ आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, वो Yes, थोड़ा sir. नेट का प्रॉब्लम है शायद से, कल काफी आंधी आया तो इसलिए हो सकता है शायद ऐसा प्रॉब्लम होगा। Yes, चलो ठीक है, sir. कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करते हैं हम लोग। बस 1 मिनट वेट कर ले थोड़ा। हाँ चलो ध्यान दो, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था कि हम लोग जब एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते टाइम हम लोग आराम से ये कंसिडरेशन लेते हुए काम कर सकते हैं कि बस हम लोग को मास नंबर वाले पार्ट को प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करना होगा। और ऊपर अभी जस्ट मेंशन किया हम लोगों ने, प्रोटॉन वाले पार्ट का मास और न्यूट्रॉन वाले पार्ट का मास तो सेम होता है। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग प्रोटॉन का मास बोले या न्यूट्रॉन का मास बोले, दोनों ही सही होगा एग्जैक्टली, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये तो अपना बेसिक कंसिडरेशन हो गया कि मान लो अगर हम लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक एटम का मास कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग मास नंबर से प्रोटॉन के मास को मल्टीप्लाई करके आराम से कर सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर ऑक्सीजन एटम होता तो ऑक्सीजन एटम का मास नंबर मैंने बोला था लास्ट क्लास में, कैलकुलेट ये याद करने, 16 के बराबर होता है। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन वाले पार्ट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करें तो उस केस में मास नंबर 16 को हम लोग आराम से प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। दूसरा मान लो जैसे अगर हम लोग कार्बन के मास की बात करते हैं तो कार्बन का मास नंबर होता है 12, तो 12 को हम लोग प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करके कार्बन का भी आराम से एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब एक चीज देखो, जो ऊपर फॉर्मूला दे रखा इस चीज की बात करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको मैंने ब्लू पेन से अंडरलाइन या हाईलाइट किया है। ऊपर में दे रखा है हम लोग के पास मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है? तो कोई भी एलिमेंट के एक एटम का मास, तो जैसे मान लो अगर हम लोग सर एक रिलेटिव मेरा एटॉमिक डाउट है। मास, हाँ बोलो। सर एमपी कैसे निकालेंगे हम लोग? मास ऑफ प्रोटॉन का ये वैल्यू याद रखना है, ऊपर दिया है मैंने, अभी भी दिया और लास्ट क्लास में भी दिया। बिना लास्ट लेक्चर देखे हुए क्लासेस ना करें वरना आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है? हर एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अब बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखिए इस चीज का। ओके तो इस सर। केस में जैसे मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट बोला, तो अगर हम लोग ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालना होगा, जो कि जस्ट अभी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने बगल में, 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, जो कि अभी जस्ट नीचे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है लेफ्ट साइड में, 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये 12 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे और ऊपर मास ऑफ प्रोटॉन है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 16। तो 16 था क्या एग्जैक्टली? तो जब हम लोगों ने ऑक्सीजन का मास नंबर कैलकुलेट किया था, फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था, तो हम लोगों ने ऑक्सीजन का मास नंबर 16 यूज किया था, और वही चीज यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो हम लोग ये जो इतना स्टैंडर्ड डेफिनेशन डाल के चल रहे हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज द रेशियो ऑफ दिस 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 दिस,
कुछ नहीं है इतना, रिलेटिव एटॉमिक मास और कुछ नहीं, बस हम लोग मास नंबर को ही बोल रहे हैं। जो हम लोग का मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये जो डेफिनेशन है ये तो अपने काम का होता है, बट इसके नीचे नोट लिख करके एक पॉइंट मेंशन कर ले जो आपके ध्यान रखने लायक होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास is nothing but the number of nucleons और मास नंबर। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। सर एक डाउट है बोलो। सर, ये जो अभी आप बोले रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और मास नंबर, सर ये हर किस में, हर एलिमेंट के साथ होता है? हाँ भाई, अगर हम लोग मान लो, चलो ठीक है एक और एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल नोट, ये डेफिनेशन सॉरी नोट का ये पॉइंट नोट कर लो, फिर हम लोग एक Yes, और sir. एग्जांपल देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या होता है? कौन पूछा ये बताओ, और अपना नाम बताना। हम पूछे सर ऐसा मत बोलना, हम बोलेगा तो इधर बहुत सारे लोग हैं हम में। कौन पूछा भाई न्यूक्लियॉन्स? बोलो भाई कौन पूछा न्यूक्लियॉन्स? बता ही नहीं रहा। डाउट क्लियर हो गया होगा सर। चलो अच्छी बात है। चलो ध्यान दो, जैसे मान लो ऊपर हम लोगों ने ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेशन किया था, तो एक काम करते हैं हम लोग सोडियम के लिए कैलकुलेशन करते हैं। यस सर। तो सोडियम वाले पार्ट में जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सोडियम का मास नंबर वाला पार्ट होता है 23 के बराबर। तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 23 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं हम लोग। पहला चीज हो गया। मान लो कार्बन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, तो कार्बन का तो एटॉमिक मास अभी जस्ट कैलकुलेट किया था 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर यहाँ से हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में आराम से ऐसा लिख सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, मतलब एटॉमिक मास ऑफ सोडियम तो 23 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। तो 1/12 इंटू 12 मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये कैंसल आउट होगा, मास ऑफ प्रोटॉन वाला पार्ट कैंसल आउट होगा, बचा के अपने पास 23 था क्या, तो अपना मास नंबर वाला पार्ट था। तो सीधा इस चीज को सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखना, मास नंबर वाला पार्ट को ही रिलेटिव एटॉमिक मास बोला जाता है। मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि हम लोग ये जो पूरा का पूरा सिस्टम का कैलकुलेशन कर रहे हैं, पूरे मास का जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हम लोग कार्बन 12 आइसोटोप के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसलिए रिलेटिव वर्ड बोलना ज्यादा प्रिसाइज होता है, केवल एटॉमिक मास बोलना थोड़ा एब्सर्ड कांसेप्ट होगा। ठीक है, सर कार्बन के बदले में और कुछ नहीं ले सकते? सर ले उसमें सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं, अभी आ रहे हैं उस चीज पे। कार्बन के बदले में और भी कुछ हम लोग ले सकते हैं। इनफैक्ट शुरू में हम लोग कैलकुलेशन, मतलब शुरू में जब इसे डेफिनेशन डाला गया था तो शुरू में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन डाला गया था। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जब डेफिनेशन डाला गया था तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, जैसा कार्बन में था एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी था, डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये डेफिनेशन डाला गया। तो जैसे हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है 1, तो अगर हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है तो 1/1 करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन में जो 1/12 किया था, तो कार्बन का मास नंबर 12 था, इसीलिए हम लोगों ने 1/12 किया था। तो हाइड्रोजन का मास नंबर तो 1 है, तो 1/1 करने का तो कोई मतलब नहीं है। तो मान लो अगर हम लोग ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करें, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ वन एटम, जैसा ऊपर दे रखा, ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1 बाई मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है, तो यहाँ पे 1/16 कर देंगे हम लोग। जैसे कार्बन में 1/12 था तो ऑक्सीजन में 1/16, तो उसके बाद मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो जो ये डाउट है तुम्हारा कि हम लोग सर केवल कार्बन के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है, हम लोग किसी भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। इनफैक्ट शुरू में हम लोगों ने जब रेफरेंस लेना शुरू किया था तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात किया था, तो सबसे पहले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन चल रहा था। फिर जब हाइड्रोजन वाला, ऐसा कैलकुलेशन क्यों किया गया था वो भी, उसका भी लॉजिक है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है।
तो सबसे हल्का एलिमेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना काफी आसान दिख रहा था, इसलिए हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया गया। फिर देखा गया कि यार हाइड्रोजन तो चलो ठीक है हल्का एलिमेंट है, बट ऑक्सीजन बहुत जगह एग्जिस्ट करता है नेचर में, मतलब बहुत सारे कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है। तो चलो ठीक है, अगर ऑक्सीजन बहुत जगह कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है तो इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सेकंड बात, हाइड्रोजन का भी तो आइसोटोप्स होता है हाँ सर। तो सर इस मतलब सर हम लोग इसमें कौन सा आइसोटोप्स लिए मतलब हाइड्रोजन जब बोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट मान के चलना प्रोटियम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है सर। फिर उसके बाद जब हाइड्रोजन वाले पार्ट का रेफरेंस देखा गया कि ऑक्सीजन के एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को छोड़ करके फिर ऑक्सीजन को रेफरेंस लेवल बनाया गया। लेकिन जैसे जैसे आगे और एक्सपेरिमेंट्स हुए, नए नए फाइंडिंग्स हुए, तो फिर मालूम पड़ा कि कार्बन ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड मतलब लिविंग या नॉन लिविंग काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं। लिविंग स्पीसीज, नॉन लिविंग स्पीसीज, हर जगह कार्बन एग्जिस्ट करता है। और उसमें भी कार्बन वाला पार्ट जब एग्जिस्ट करता है तो कार्बन 12 भी एग्जिस्ट कर सकता है, कार्बन 14 वाला पार्ट। लेकिन कार्बन 14 का अमाउंट काफी कम होता है, कार्बन 12 काफी ज्यादा एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा रेफरेंस लेवल पहले हाइड्रोजन पे रखा गया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन पे रखा गया, फिर लास्टली इसको कार्बन के रिस्पेक्ट में मेंशन कर दिया गया। यहाँ पे कार्बन के रिस्पेक्ट में हम लोग अगर डेफिनेशन डाले तो बहुत सारे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे। कैसे आसान हो जाएंगे, इसके लिए थोड़ा वेट करो, मतलब 5-6 लेक्चर्स के बाद जब हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूले का कैलकुलेशन करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हम लोग के कैलकुलेशन आसान कैसे हो सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको आइडिया दूंगा कि हम लोग के कैलकुलेशन कैसे आसान हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, कार्बन हम लोग का अभी बिल्कुल रिसेंट स्टेट में रेफरेंस एलिमेंट मानते हुए कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। बट सबसे पहले हाइड्रोजन आया था, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आया था। डिफिनेशन में कुछ वेरिएशन नहीं है। अगर मान लो कल को कोई नया एलिमेंट आता है तो जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में बस यही चीज चेंज होगा। यहाँ पे जो 1/16 है उसके जगह पे 1/मास नंबर ऑफ दैट न्यू एलिमेंट इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट न्यू एलिमेंट। मतलब जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन डालेंगे उसका मास नंबर से बस डिवाइड करके हम लोग को कैलकुलेशन करना होगा। ये अपने रिलेटिव एटॉमिक मास वाले पार्ट का बेसिक डेफिनेशन होता है। लेकिन जब स्कूल में एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये सब डेफिनेशन याद रखना। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब जेई का सवाल हो या फिर मेंस का सवाल हो, तो उसके इसमें बस सिंपली याद रखना रिलेटिव एटॉमिक मास इज मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, और अपना काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टर्म है जो हम लोग को डिस्कशन करना होता है वो भी बहुत सिंपल सा टर्म है। लास्ट क्लास तो में हम एक लोगों ने डाउट है एक्सप्लेन किया। हाँ बोलो। सर, ये रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट होता है क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होना चाहिए क्या, खुद से सोच के बताओ। ये तुम्हारे स्क्रीन पे हम ये कैलकुलेशन दिखाए हैं, खुद से सोच के बताओ कि इसका कोई यूनिट होना चाहिए क्या। नहीं होना चाहिए सर। नहीं होना चाहिए। समझ आ गया। यस सर। सारे डाउट टीचर से नहीं पूछने होते, कभी कभी डाउट पूछने से पहले खुद से सोचो कि ये डाउट का आंसर हम खुद दे पाएंगे क्या। मतलब आपको आईआईटी में जाना है तो आईआईटी में ऐसे नहीं जाया जा सकता है कि हम सारा कुछ डाउट ही क्लियर कर लेंगे। डाउट होना अच्छी चीज है, और डाउट पहले खुद से क्लियर करो, फिर जब लास्ट में कुछ नहीं समझ आ रहा था टीचर के पास जाया करो। ऐसा थोड़ी यार, हम लोग अपने टाइम पे जब पढ़े थे तो हम लोग सारा डाउट टीचर से पूछते थे। पहले डाउट क्लियर करने का खुद से रास्ता निकालते थे, बहुत सारे बुक्स पलटे, दिस किया दैट किया, खुद से दिमाग लगाया, जब कुछ नहीं रास्ता दिखा तो लास्ट में बोले कि चलो ठीक है टाइम खराब ना हो, टीचर से डाउट पूछ लेने का है, ठीक है। तो हमेशा डाउट सीधा ना पूछा करें, पूछना भी है तो पूछो। अगर हमको दिखेगा कि डायरेक्टली ये डाउट हमको बताना है तो बताएंगे, अगर दिखेगा कि डायरेक्टली ये बताने लायक नहीं है तो तुमको हम कुछ हिंट देंगे, खुद से सोच के देखना, तुम्हारा खुद का लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलो भाई, जो दूसरा डेफिनेशन हम लोग को कंसिडर करना है, इस चीज को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। कुछ लोगों ने सुन भी रखा होगा, क्लास 9 में भी ये चीज होता है। इस चीज को हम लोग AMU से भी डिनोट करते हैं। यस सर। और इस चीज को, अरे फिर बोल रहे हैं कि क्लास में यस सर नो सर नहीं करना है, क्लास में डिस्टर्बेंस होता है। अपना माइक्रोफोन ऑफ करके रखो और विशेष अपना हाथ डाउन कर लो, हाथ दर्द कर जाएगा, तेरा हाथ रेस हो रखा है बहुत देर से। इस चीज को हम लोग यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। मतलब दोनों में से जो यूज करना है कर लो, एटॉमिक मास यूनिट AMU या फिर यूनिफाइड मास, जिसको हम लोग यू से डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जब हम लोग एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास बोलते हैं तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम जब लोग कंसिडर करें तो ऐसा बोल सकते हैं, एक एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज कर रहे हैं कॉल्ड एज एटॉमिक
मास यूनिट ग्रेड करे तो ऐसा सर कि मेरे को स्क्रीन पे कुछ लोग दिख रहे हैं जिनसे हम सवाल पूछेंगे वही जवाब देगा, ठीक है? नितेश, आवाज आ रही है तुमको? यस सर। हाँ भाई नितेश, एक चीज बताओ, जैसे जब सब्जी मंडी जाते हैं, ठीक है? हाँ सर, बोलिए। गया कभी? हेलो। हाँ सब्जी मंडी गया है कभी? यस सर। पक्का? एक चीज हाँ बताओ, सर। वहाँ पे जो होता है ना, मिर्च विर्च जो बेचते हैं, केवल मिर्च वगैरह बेचते हैं, उनके पास जो वेट होता है, वो वजन बटखरा बोलते हैं, वो हाँ, मैक्सिमम कितने का होता है? 500 ग्राम। 500 ग्राम, ठीक है। सर 1 चलो केजी। अच्छी बात है। मिनिमम कितने का होता है? अबे 1 किलो मिर्च खरीद के आता है तुम लोग मार्केट से? आदमी है कि सर जानवर है, क्या है भाई? सर 1 1 किलो केजी। मिर्च खाता है? चलो बढ़िया है। बाकी सब एक और चीज बताओ। एक मिनिमम चीज में और तो सवाल पूछ रहे हैं, डिस्कशन नहीं करना है हाँ सर, सर। जिससे पूछेंगे बस वही जवाब देगा, ठीक है? बाकी लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो वरना क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। स्क्रीन पे दिख रही है अदिति मेरे को, अभी अदिति आवाज आ रही है? अदिति? यस सर। यार इसका माइक्रोफोन, मतलब इसका नेट अच्छा नहीं चल रहा, चलो इसको छोड़ते हैं। अंजलि आवाज आ रही है? यस सर। हेलो हेलो। हेलो। हेलो, आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी बोलिए आप। हाँ, आवाज आ रही है तुमको? अभी आ रही है। हाँ हाँ, एक चीज बताओ, एक वर्ड सुना है कोई? हाँ, पसेरी वर्ड सुना है कहीं? पसेरी? पसेरी? नहीं सर। जैसे नहीं सुना? हाँ, क्विंटल भी सुना है? कभी नहीं सुना है? अच्छा चलो बढ़िया। अबे कितने लोगों ने पसेरी वर्ड सुन रखा है? अपना हाथ मैंने बताओ। सुना सर, मैंने सुना है। कितने लोगों ने? सर आवाज जो नहीं आ रही है। तो हाथ की पसेरी सुन है, कुछ मजा आ रही है यार। सर आवाज आवाज क्लियर नहीं है सर। आवाज क्लियर नहीं है? नो सर। नो सर। एक मिनट रुको, नो सर। एक सेकंड। चल बस, अच्छा हाँ, अभी आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। चलो पसेरी, ये बताओ क्या विशेष? यस विशेष सर। बताओ क्या होता है? सर पसेरी एक तरह का सब्जी है। हेलो। पसेरी सब्जी है? यस सर। सुना है भाई पसेरी? ये कौन है भाई? द अननोन आर्टिस्ट, द अननोन आर्टिस्ट कौन है भाई? सर मैं हूँ सर, अनमोल नाम है। हाँ अनमोल, यार एक तो अपना नाम रखा करना खुद का, ऐसे क्रिएटिव नाम मत रखा करो, ठीक है? जी आर्टिस्टिक सर, नाम मत सर रखा सर सर करो। बताओ ये क्या होता है पहले का है पसेरी? सर, मैं चेंज कर लूंगा सर। अरे ठीक है, चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है पसेरी? पसेरी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है सर, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि 5 पसेरी दाल दे दीजिए। 5 पसेरी दाल तो नहीं बोला जाता है नॉर्मली, एक पसेरी हाँ दाल मतलब बोला मैं जाता है, एग्जांपल दिया सर, ये सही बट बात है आपकी। ठीक है। तो पसेरी क्या होता है एग्जैक्टली, मतलब एक मतलब क्या होता है? सर मैं जितना समझ पाया उतना तो आपको बताया कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नहीं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो है, बट पसेरी का मतलब क्या? जैसे बोलते हैं ना कि मिलीमीटर, तो क्या है पता है? किलोमीटर मतलब 1000 मीटर पता है, तो पसेरी मतलब क्या है? टन मतलब जैसे पसेरी 100। मतलब एक्चुअली होता है 5, मतलब 5 से रिलेटेड होता है कुछ। हाँ, पसेरी मतलब 5 किलो बोला जाता है,
जैसे ना आलू हाँ। प्याज हम लोग खरीदने जाते हैं, बोलते हैं 1 पसेरी आलू दे दो, तो मतलब हाँ 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 सर। 5 किलो आलू दे दो, ठीक है। बाकी लोग के ध्यान जी रखो सर। भाई, क्या तू लोग सब्जी खरीदने जाता है, पूछना पूछना अपने घर वालों से कि पसेरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम लोग उसी लैंग्वेज में बात करते हैं कि पसेरी वाला जो पार्ट है वो क्या होता है। तो हम लोग जब सब्जी खरीदने जाते हैं, तो जब भी आलू खरीदने जाते हैं तो उसमें बोल सकते थे हम लोग कि यहाँ पे हम लोग को 5 किलो आलू दे दो। बोलना बहुत मुश्किल नहीं है। 5 केजी बार बार बोला, 10 केजी बोला, 15 केजी बोला, 100 केजी बोला, तो हम लोग 5 केजी को ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में बोलने के लिए वर्ड यूज कर ले रहे हैं पसेरी। सिमिलर टाइप से 100 वाले पार्ट में हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं टन। तो और एक और चीज सुना होगा, सब लोगों ने सुन रखा होगा, ये हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं तोला। बट ये तोला जो वर्ड होता है नॉर्मली सोना चांदी के शॉप में मिलता है ये टर्म, क्योंकि वहाँ पे मास हम लोग काफी छोटा मेजर करता है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जैसे हम लोग की जो रिक्वायरमेंट है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं उस जगह से हम लोग हमेशा कुछ सर्टेन टाइप की मेजरमेंट की बात करते हैं। हमेशा सर्टेन टाइप की मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट की बात करने का मतलब, जब हम लोग आलू प्याज वाले के पास जाएंगे तो हम लोगों को 5 किलो 10 किलो इस टर्म में काम करना होता है। अगर हम लोग काफी बड़े होलसेलर के पास जाएंगे, मतलब कोई मान लो चावल बेच रहा है, गेहूं बेच रहा है, तो हम लोग को नॉर्मली वहाँ पे 10 किलो से मतलब नहीं होता, 50 किलो 100 किलो से मतलब होता है। तो उस तरह के केस में हम लोग अपने नाम को या यूनिट्स को चेंज करते हैं। है सब केजी, है सब मास, लेकिन हम लोग मिलीग्राम यूज कर ले, किलोग्राम यूज कर ले, टन यूज कर ले, क्विंटल यूज कर ले, इस तरह के हम लोग नए नए टर्म्स यूज करते चले जाते हैं। तो जैसे मान लो कि हम लोग जब टर्म यूज करते हैं मिलीग्राम, तो मिलीग्राम का मतलब मालूम है सबको, बचपन से पढ़ते आ रहे कि 10⁻³ ग्राम। तो हम लोग बार बार लिख सकते थे कि हाँ भाई 10⁻³ ग्राम है, 5 इंटू 10⁻³ ग्राम है, या फिर 50 इंटू 10⁻³ ग्राम है। ये लिखना बहुत गलत चीज नहीं है, लिखा जा सकता है, बार बार ये चीज लिखा जा सकता है, लेकिन बोलने में थोड़ा मुश्किल है। 5 इंटू 10⁻³ ग्राम है, 50 इंटू 10⁻³ ग्राम है, तो उसके जगह से सीधा हम लोग 5 मिलीग्राम बोल सकते हैं, या फिर 50 मिलीग्राम बोल सकते हैं। तो ये जो बोलने का अपना लैंग्वेज है आसान हो जाता है। तो हम लोग करते क्या है, जरूरत के हिसाब से हम लोग अपने मास वाले पार्ट को दूसरे नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस में भी करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, कट्ठा, बहुत सारे यूनिट्स है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग नाम को चेंज करते चले जाते हैं। तो सिमिलर टाइप से जैसे हम लोगों ने नाम को चेंज किया, सिमिलर टाइप से हम लोग जब एक एटम के मास के पार्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम लोगों के एटम का मास बहुत ही छोटा होता है, और बहुत छोटा होने की वजह से हम लोग इतने छोटे कैलकुलेशंस करेंगे जो कि हमेशा 10⁻²4, 10⁻23, 10⁻22 इस तरह के टर्म में चलेगा। तो बार बार समथिंग इंटू 10⁻23, -24, -25 निकल के ना आए। आए अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो, बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्लास से तुम लोग को बाहर निकाल देंगे अदरवाइज फिर हम। तो बार बार हम लोगों को ये वैल्यूज लिखना ना पड़े, तो इस तरह के केस में हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि हम लोग एक नया यूनिट बना देते हैं, एक नया नाम बना देते हैं, जिस चीज को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। और उस एटॉमिक मास यूनिट उसको ऐसा रिलेट कर सकते हैं, जैसे मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ है। सिमिलर टाइप से अगर हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट बोले, तो जैसे है ना यहाँ पे 1 मिलीग्राम ऊपर दे रखा, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो सिमिलर टाइप से 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इस एक वैल्यू को थोड़ा याद रखना होता है। आया कहाँ से उसके डिफिनेशन पे आते हैं हम लोग, बट अभी के लिए 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब जैसे मिलीग्राम एक यूनिट बना दिया हम लोगों ने। सिमिलर टाइप से एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा यूनिट डिफाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज AMU, जिसका वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और अगर ढंग से इस चीज को देखे तो ये वैल्यू जस्ट लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, और आज बोला था कि हम लोग इस चीज को फिर से डिस्कशन करेंगे। आपके स्क्रीन पे ये वैल्यू दिख रहा होगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। किसी ने पूछा भी था कि सर ये मास ऑफ प्रोटॉन आया कैसे, तो मास ऑफ प्रोटॉन ये जो वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻24, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, इसी चीज को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। क्योंकि एक एटम के मास को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं
तो उसके कैलकुलेशन के टाइम पे हम लोग मास नंबर वाले पार्ट को प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर रहे थे। मतलब जब भी कभी मास कैलकुलेट करना था तो प्रोटॉन के मास के टर्म में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। तो बेसिकली एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए प्रोटॉन का मास चाहिए था, तो प्रोटॉन के मास को ही एटॉमिक मास यूनिट बना दिया गया है कि जो भी आंसर आएगा वो प्रोटॉन के मास के मल्टीपल में चलेगा। और क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम होता है तो प्रोटॉन का मास बोलो या न्यूट्रॉन का मास बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग दोनों को सेम कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो जैसे हम लोग डेफिनेशन पे तो आएंगे एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, लेकिन ये वैल्यू सिंपल लैंग्वेज में ऐसा ध्यान रखना, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। इसको हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन बोल दे या मास ऑफ न्यूट्रॉन बोल दे, इसमें भी कोई गलती नहीं है। बट डेफिनेशन आया कहाँ से, तो सेम पॉइंट डिफाइन करते हैं हम लोग कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अब कार्बन के रिस्पेक्ट में कैसे बात सकता है, 1 AMU या फिर 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मास एटम। सर आवाज कट कार्बन करके आ रहा है। मतलब हम लोग कार्बन 12 के या नेटवर्क का सर प्रॉब्लम आवाज होगा, नहीं शायद ठीक से आ रहा प्रॉब्लम है। हो सकते हैं इसके ऊपर। एक मिनट रुक जाओ। हाँ हेलो, ये भी चल रहा है ना। चलो ध्यान दो। तो जैसे हम लोग इसमें ये कंसिडरेशन लेते हुए काम कर सकते हैं कि जैसे हम लोग का जब भी ये एटॉमिक मास यूनिट वाला पार्ट कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग हमेशा कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में बात करते हुए काम कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं, तो डेफिनेशन को हम लोग इस तरीके से नॉर्मली मेंशन करते हैं, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये अपना स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा जिसका हम लोग को ध्यान रखना होता है, लेकिन जनरल लैंग्वेज में या फिर डे टू डे यूज में। मेरा एक सेकंड रुक जाओ, बारह आ रहा है उस चीज पे। और क्वेश्चन पूछना होगा तो अपना हाथ रेज करेंगे, हमको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है? डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछा करें। सर कैसे तो हम देखना उसमें मोर के ऑप्शन में हाथ रेज करने का ऑप्शन होता है, रेज योर हैंड, ठीक है? हाँ दिख गया। चलो ठीक है, ओके। चलो ध्यान दो। तो इसमें जैसे हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में तो बोलेंगे 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। लेकिन जब हम लोग जनरल लैंग्वेज की बात करेंगे तो सिंपली इसको ऐसा समझना, 1 AMU का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जिसका वैल्यू 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम के बराबर होता है। तो पहले ये नीचे जो बॉक्स में मैंने वैल्यू लिखा है इस चीज को नोट कर ले, उसके बाद फिर ये ऊपर AMU के वैल्यू को भी नोट कर लेंगे। नोट कर ले इस चीज को, उसके बाद डाउट वाले पार्ट पे आते हैं। फटाफट नोट करें, फिर हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट के भी कैलकुलेशन में आएंगे। यहाँ तक के पार्ट में जिसको भी डाउट होगा वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अपना हाथ रेज कर लेना और हम बोलते जाएंगे, जिसको भी डाउट पूछना है वो डाउट पूछते जाएगा। हाँ अभिषेक बोलो, क्या डाउट है? सर एक डाउट है कि सर इसे मोल कंसेप्ट भी हम लोग सर इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सर ये मोल कंसेप्ट में भी अप्लाई होगा? मोल कंसेप्ट में भी अप्लाई हुआ का मतलब हम नहीं समझ पा रहे। मोल कंसेप्ट का क्या मतलब होता है? सर हम लोग सर इसको मोल सर 1 मोल को भी डिफाइन कर सकते हैं सर AMU से। हाँ आएंगे उस चीज पे। उसको मोल कंसेप्ट थोड़ा ना बोलेंगे, मोल कंसेप्ट को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक मोल को डिफाइन कर सकते हैं क्या, तो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? आएंगे उस चीज पे। हाँ भाई अनमोल बताओ क्या डाउट है?
जी सर, मेरा डाउट सर एक्चुअली पुराना है, लेकिन माफ़ कीजिएगा उस समय पूछा नहीं मैंने। अरे सर ठीक है डाउट ये ठीक है, है। आपने रिलेटिव मास जो बताया था हाँ, उसको एवरेज एटॉमिक मास एक्चुअली रिलेटिव मास को ही कहते हैं ना सर? एटॉमिक मास। सिर्फ एटॉमिक मास, हाँ, मास नहीं नंबर नहीं नहीं भाई, सर। नहीं नहीं, एटॉमिक मास इज अ डिफरेंट टर्म। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, मास हम लोग ग्राम के टर्म में मेजर करते हैं। बट रिलेटिव एटॉमिक मास एक नंबर है केवल, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये है कि हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास से एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों सेम चीजें नहीं है। ठीक है, अच्छा सर। जैसे इसको ऐसा समझ लो, मान लो 5 kg है ना, तो हम्म। 5 जो है वो मास है क्या? नहीं सर, वो तो मतलब कोई क्या यूनिट नहीं है? है ना उसका। यूनिटलेस चीज है, एक नंबर है बेसिकली। उसको हम जी लोग सर। किसी से एसोसिएट कर रहे हैं। तो हम्म। सिमिलर टाइप से रिलेटिव एटॉमिक मास एक नंबर है, उसको जब हम लोग ए म्यू से एसोसिएट करते हैं तो एटॉमिक मास निकल के आता है। ठीक है, हम्म। चलो अगले वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं। जैसे ये दोनों टॉपिक्स के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना होता है, उस चीज को हम लोग बेसिकली एटॉमिक मास ही बोलते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, जैसे एटॉमिक मास है और मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों हम लोग एक ही बार डिस्कस कर लेंगे, इसको एक एक करके डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहीं पे एटॉमिक मास के साथ साथ मॉलिक्यूलर मास भी हम लोग डिस्कशन में यूज कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम देंगे, तुम लोग उसको सॉल्व भी करना है अभी के लिए। जैसे एटॉमिक मास, सिंपल सा लैंग्वेज, एक एटम का मास इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। इसमें ज्यादा कुछ डिफाइन करने का भी नहीं है, इसलिए इसको हम डिफाइन कर भी नहीं रहे। एटॉमिक मास का मतलब वन एटम का मास। कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये कैलकुलेशन मालूम होना चाहिए। एटॉमिक मास इज इक्वल टू, आराम से लिख सकते हैं हम लोग, मास नंबर ए इंटू 1 mu। ये पार्ट बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान रखना है। जो हम लोग का मास नंबर होगा, इस मास नंबर को जब हम लोग एटॉमिक मास यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस चीज को हम लोग आराम से एटॉमिक मास बोल सकते हैं। तो जब भी कभी एटॉमिक मास बोलेगा, जैसे मान लो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो मास नंबर 16, 16 का मतलब हम लोग एटॉमिक मास 16 mu आराम से बोल सकते हैं। अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें, तो मास नंबर वाला पार्ट 24, तो 24 mu हम लोग इसका एटॉमिक मास आराम से बोल सकते हैं। अगर मान लो, अभी नोट मत करना, अगर मान लो कि हम लोग किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, तो जैसे मान लेते हैं H2O मॉलिक्यूल है। तो अब H2O में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, सबके मास नंबर को ऐड करो। तो हाइड्रोजन वाले पार्ट का मास नंबर 1 होता है, टोटल 2 एटम्स हैं। प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, टोटल 1 एटम है। तो यहाँ से टोटल मास नंबर 18 निकल के आ जाएगा। तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हम लोग एक मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास 18 mu लिखते हुए काम करेंगे। इस चीज का बहुत ही क्लियरली ध्यान रखना है। मोलर मास अलग चीज होता है और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास अलग चीज होता है। जब हम लोग एटॉमिक मास बोलेंगे तो AMU, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तो AMU। जब मोलर मास बोलेंगे तो जब आएंगे मोलर मास में, तब इसका डिस्कशन करेंगे आराम से हम लोग। तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला नोट कर लो और फटाफट कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं स्क्रीन पे, उन क्वेश्चंस को ट्राई करते जाना। और जिन लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो अपना हाथ रेज कर देना। अगर सब लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेंगे। और 10 या 12 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन उतने मिनट का हम टाइम दे रहे होंगे तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फटाफट नोट करो, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Calculate the molecular mass of the following. Calculate the molecular mass of the following. क्वेश्चन नोट कर दे जाए अपने कॉपी में फटाफट, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाए। और जिस एलिमेंट का मास नंबर नहीं मालूम होगा वो पूछते चले जाना, जिस एलिमेंट का मास नंबर नहीं मालूम होगा।
सर 5 नंबर नहीं दिया आपने। अरे इतना प्रिंटिंग मिस्टेक चलता है, क्वेश्चन ओके देने में सर। दिमाग लगा रहे हैं तो नंबरिंग ओके भूल सर। जाते हैं ओके बार सर। बार। ओके सर। 5 6 7। कुछ कुछ कंपाउंड्स का हम कॉमन नेम यूज करते जा रहे हैं क्योंकि ये सब कॉमन नेम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं, तो तुम लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए। मोल कंसेप्ट में हम लोग ये सब डिस्कशन शुरू करेंगे, 2 साल तक लगातार वो कॉमन नाम यूज करेंगे ताकि धीरे धीरे वो फॉर्मूला अपने आप से तुमको याद हो जाए। सर कॉपर का एटॉमिक मास क्या होगा? कॉपर का एटॉमिक मास 63.5। इसका डाउट था? सर मेरा प्रियांशु रंजन। प्रियांशु रंजन। प्रिंस राज। प्रिंस राज। प्रिंस राज, ओके, नाम ही भूल जाता है अपना। ट्राई करो क्वेश्चन, और 11 क्वेश्चन है तो 10 मिनट का टाइम है, 1 मिनट तो ऑलरेडी हम लोग दे ही चुके हैं। अभिषेक से बन गया, कोई डाउट है? अभिषेक बन गया या डाउट है? सर डाउट है। बोलो। सर ब्लू पेट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है सर? ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला भी 10th क्लास में पढ़ा होगा नालायक। सर भूल गए। CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2। थैंक यू सर। इसीलिए मैंने ये सब कॉमन नेम यूज किया है क्योंकि ये सब फॉर्मूले लोग काफी फ्रिक्वेंटली भूलते हैं, तो बार बार ये रिपीट होगा तो आपको याद हो जाएगा 2 साल में। ऋतुराज, तुमको आवाज आ रही है क्या? ऋतुराज, कुमार ऋतुराज, आवाज आ रही है क्या? माइक्रोफोन ही बंद कर दिया। हाँ भाई ऋतुराज, आवाज आ रही है? यस सर। ऋतुराज, एक काम करना, जैसे बीच में जब नेट डिस्कनेक्ट हुआ था ना तो वो होस्ट चेंज हो गया था, तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम्हारे नाम में होस्ट लगा हुआ है, ठीक है? यस सर। तो जो स्मार्ट प्रेप एकेडमी दिख रहा है ना तुमको, उस पर क्लिक करो, तो वहां से जैसे 3-4 ऑप्शंस आए ना, वैसे तुमको उसमें ट्रांसफर होस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वो होस्ट ट्रांसफर कर दो स्मार्ट प्रेप एकेडमी को। मिला ऑप्शन? सर बन गया। एक काम करना ऋतुराज, पार्टिसिपेंट्स में जाना, पार्टिसिपेंट्स में जाने पे तुमको स्मार्ट प्रेप एकेडमी दिखेगा, ठीक है? हम एक बार शुरू से दिखा रहे हैं, जैसे ऊपर दिख रहा है पार्टिसिपेंट्स,
तो यहाँ पे तुमको सारे नाम दिख रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो उसमें जैसे स्मार्ट पे अकेडमी दिख रहा है ना, तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करने पे मेरे पास 3-4 ऑप्शंस ओपन होते हैं, मतलब इसे क्लिक करके होल्ड करने पे 3-4 ऑप्शंस आते हैं। तो वैसे ही पार्टिसिपेंट्स में जाओ, पार्टिसिपेंट में Yes, जाने के बाद स्मार्ट पे अकेडमी दिखेगा, उस नाम पे क्लिक करके होल्ड करो तो उसमें ट्रांसफर होस्ट का ऑप्शन आएगा, दिख रहा है ऑप्शन? सर इनवाइट रिपोर्ट म्यूट ऑल का ऑप्शन आ रहा है। नहीं, म्यूट ऑल नहीं, स्मार्ट पे अकेडमी कहीं दिख रहा है पार्टिसिपेंट्स में? यस सर। तो उस स्मार्ट पे अकेडमी पे क्लिक करो, यस सर। तो उसमें कुछ ऑप्शन आया, मेक होस्ट। हाँ वही। यस ठीक है, थैंक यू, आ गया। ठीक है, अब दिख रहा है तुमको स्क्रीन पे स्मार्ट पे अकेडमी में होस्ट दिखा रहा होगा। हाँ भाई, कितने लोगों से बन गया सवाल? सर बन गया। अभिषेक बन गया सवाल? हाँ सर। बढ़िया, बाकी लोग भी ट्राई करो भाई, टाइम है अभी तुम्हारे पास। काफी फास्ट सर सवाल एक सॉल्व किया तुम डाउट लोगों ने, है, अच्छी मैं बात उस समय से हैंड रेज किया था तो मुझे लगा पूछ लेना चाहिए। है। अनमोल, हाँ भाई अनमोल जी बोलो। जी सर PO4 जो है उसमें सर, तो PO पोलोनियम है ना सर, उसका सर क्या होगा? किसमें एक सेकंड किसमें क्वेश्चन नंबर? S3PO4 क्वेश्चन नंबर अरे 4 सर। फास्फोरस है भाई, पोलोनियम नहीं है। फास्फोरिक एसिड नहीं सुना है कभी? गजब नालायक। हाँ, 90 होता है सर, 98 होता है। 98 नहीं याद रखना है, फास्फोरस का मास नंबर 31 याद रखना है, ठीक है। जिन लोगों का सवाल सॉल्व होता जाएगा वो अपना हाथ रेज कर लेना। साइड में हम आंसर भी लिखते जा रहे हैं, अपना आंसर भी चेक करके देख सकते हैं, अगर किसी में डाउट होगा तो पूछ भी सकते हैं। और ये सब आंसर्स मुझे याद है क्योंकि बहुत बार यूज होता है, मतलब अभी से लेकर 12 तक में 50-60 बार यूज हो गए सब, तो बार बार लिखते ही मुझे याद है। तुम लोग को अभी याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसको रटना नहीं है, अपने आप लिखते लिखते याद हो जाएगा, ठीक है। मुझे याद इसलिए मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, आपको कैलकुलेट करना है। विशेष कोई डाउट है? विशेष, रविशंकर कोई डाउट है? सॉरी रविशेखर कोई डाउट है? नो सर। बन गया सवाल? चलो Yes, sir. बढ़िया, Yes, sir. ओके बढ़िया है। बाकी लोग फटाफट सॉल्व करो, 4 मिनट का टाइम बाकी है। सर हाँ बोलो। मुझे एक पूछना था सर कि H2SO4 98 MU कैसे होगा सर? ठीक है, ओके डिस्कशन करते हैं। एक सेकंड पहले सॉल्व कर लेने दो सबको, एक ही बार डिस्कशन कर लेते हैं। ओके सर। 4 मिनट और वेट कर लो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। सर क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा सॉल्ट लिखा आपने? ग्लोबर सॉल्ट, GLAUBER, ग्लोबर सॉल्ट। ओके सर। सर बन गया। हाँ ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, हाथ रेस कर ले। 2 मिनट और है, वेट कर लो। हाय बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 जिसको भी जी डाउट सर, है पूछ मैंने सकते पूछा हैं। था H2SO4 सर। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट को डिस्कशन करते हैं। H2SO4 में
हाइड्रोजन का मास नंबर वाला पार्ट 1 into 2 एटम्स हाँ प्लस ये सल्फर हो का मास नंबर 32 into 1 एटम प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर 16 into 4 एटम्स। हाँ तो यहाँ से 2 plus 32 plus 64 64 plus 32 96 होगा प्लस 2 मतलब 98। तो आगे 98 हाँ 98 जैसे 8 AMU लिख सकते हैं। हम्म, 1 से 7 तक में और कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं, फटाफट डाउट पूछते जाएंगे, शर्माने की जरूरत नहीं है, अपना डाउट खुद से क्लियर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। 1 to सर 7 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में एसिटिक एसिड दे रखा, अभी जस्ट बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, CH3COOH, एसिटिक एसिड बोलते हैं इस चीज को। तो इस केस में 2 कार्बन दे रखा, हाइड्रोजन 4 दे रखे और ऑक्सीजन 2 दे रखा। तो कार्बन का मास नंबर 12 into 2 एटम, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 into 4 एटम, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 into 2 एटम। तो यहाँ से 24 plus 4 plus 32, तो 4 4 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, 60 AMU। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 में कोई डाउट किसी को? 6 नंबर क्या? ये नंबर सर 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में सुक्रोज दे रखा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11, शुगर भी बोलते हैं इस चीज को। तो C12H22O11, कार्बन का मास नंबर 12 into 12 प्लस हाइड्रोजन का मास नंबर 1 into 22 प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर 16 into 11। तो 144 प्लस 22 प्लस 16 into 11 करेंगे तो 176 होना चाहिए। उसके हिसाब से 6 4 10 2 12, उसके बाद 7 1 8 8 2 10 10 और 4 14, फिर उसके बाद 1 1 2 और 1 3 342 AMU अपना आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक में अगर कोई और डाउट है तो पूछ लो। चलो बढ़िया। अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक का पार्ट आपके लिए होमवर्क है। जिन लोगों से बना है अच्छी चीजें, नहीं बना तो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सर आपका सिर्फ 10 मिनट 11 का नंबर ब्रेक। बता दीजिए ना, 11 नंबर का अच्छा, कितना होगा? 11 नंबर नंबर ही तो सोच के आना, यही तो इसलिए तो नहीं बता रहे हैं, सोच के देखना क्या होगा। ठीक है, सर नेक्स्ट क्लास में इस तीनों चीज को बन गया डिस्कस सर, करेंगे। 11 नंबर में फंस गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।